गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम उपस्थित हैं एमए फाइनल हिंदी की कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में। भारतीय आर्य भाषाओं के तीन भाग प्रमुख माने जाते हैं। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा, इन भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन। प्रथम इसका भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय माना गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं भी पुनः दो भागों में विभाजित की गई, और वे दो भाग यहाँ पर प्रमुख माने गए। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत थी जो वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि तक सीमित थी, और लौकिक संस्कृत जो साहित्य की और लोक की भाषा के रूप में प्रचलित हुई। वैदिक संस्कृत का समय 1500 से लेकर 500 का जो समय है, उसमें से वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 700 या 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 से 700 या 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है, और 700 या 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इन लगभग ये समय माना जाता है हमारा लौकिक संस्कृत का। अब जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं दो प्रकार की रही, या दो प्रमुख आर्य भाषाएं रही, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। आर्य भाषाओं का दूसरा भाग है इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक 1000 ईस्वी तक माना गया है, जिनमें मध्यकालीन आर्य भाषाओं के भी विभिन्न रूप सामने आए, क्योंकि भाषा के संदर्भ में ये आपका सामाजिक मत ये रहा है कि भाषा परिवर्तनशील है, जिसको हम कह सकते हैं चीज परिवर्तनशील, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, युग बीतता जाता है, भाषा भी बदलती जाती है। और उसी आधार पर जैसे कि 500-600 सालों में वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आ गया, लौकिक संस्कृत से फिर पुनः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आ गई, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। मध्यकालीन आर्य भाषाएं पुनः तीन प्रकार की रही, जिनमें प्रथम है पाली, जिसको प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम प्राकृत या पाली। दूसरी भाषा रही प्राकृत या द्वितीय प्राकृत। प्रथम भाषा पाली, द्वितीय प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, और तृतीय रही अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन भाषाएं प्रमुख रही।
भाषा इसी अपभ्रंश का रूप माना जाता है जो अवहट्ट के रूप में प्रचलित रहा है। ये हिंदी का पूर्व रूप या मध्यकालीन भाषाओं का अंतिम रूप कहा जाता है। तो देखिए, पाली जो प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है, तो पाली या प्रथम प्राकृत का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रहा। प्राकृत और द्वितीय प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा और अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत का समय रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय रहा और ये प्रमुख भाषाएं इस समय प्रचलित रही। अपभ्रंश का ही अवहट्ट एक भाग माना जाता है या अपभ्रंश का अंतिम भाग, जिससे हिंदी की प्रारंभ होता है, हिंदी का विकास होता है, तो वो अवहट्ट ही है। और अवहट्ट का हिंदी का प्रारंभिक रूप अवहट्ट को माना जाता है। या कसने मध्यकालीन आर्य भाषाओं का अंतिम जो स्तर था वो अवहट्ट के रूप में था। तो कुल मिला के कसने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 2 प्रकार की रही और मध्यकालीन आर्य भाषाएं 3 प्रकार की रही। और जब भाषा निरंतर कई युगों तक चलती रही तो समय अंतराल के आधार पर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध आदि के रूप में बदलती रही। और इसका जो अंतिम रूप हमारे सामने भारतीय आर्य भाषाओं का आया वो होता है इसका तीसरा भाग, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय रहा 1000 ईस्वी से अब तक। अर्थात यूं कर सकते हैं कि हिंदी का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वह हिंदी का विकास स्थल रहा या प्रारंभिक स्तर रहा, क्योंकि 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। इससे पूर्व की तरह देखा जाए तो इससे पूर्व हिंदी का कुछ रूप अवहट्ट में देखने को मिला जो उसकी अंतिम अवस्था के रूप में दिखाई देता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भी अनेक प्राकृत या अपभ्रंश रूपों में वह विभाजित रही। तो कुल यूं कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के 7 रूपों में विभाजित रही। और वो 7 रूप कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के संदर्भ में जैसा कि हमने बताया कि ये इस अपभ्रंश के 7 रूपों में पाई जाती हैं। और इनके 7 रूपों का प्रथम जो भाग है वो जाना जाता है जैसे कि शोरसेनी अपभ्रंश, जिसे कहते हैं शोरसेनी अपभ्रंश। किसके रूप है ये? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रथम रूप आता है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश में एक आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के साथ साथ आती है गुजराती, तीसरी आती है राजस्थानी। ये 3 प्रकार की भाषाएं शोरसेनी अपभ्रंश में मानी गई हैं। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में बांगड़ी, खड़ी, खड़ी बोली जिसे कहते हैं, ब्रज, कनौजी, और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में प्रमुख बोलियां कौन कौन सी पाई जाती है? बांगड़ी, खड़ी
बोली, ब्रज, कनौजी और बुंदेली ये सोरसेनी अपभ्रंश के ही भाग माने गए हैं। गुजराती में प्रमुखतः गुजराती भाषा रही है और राजस्थानी में पुनः 4 प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसको हम ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक बार पुनः, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अपभ्रंश के 7 रूप माने गए हैं या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को अपभ्रंश के 7 रूपों में माना गया है। प्रथम रूप है इसका सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश 3 भागों 3 भाषाओं में विभाजित है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में प्रमुख आने वाली भाषाएं बांगरी, खड़ी बोली, ब्रज, कनौजी, बुंदेली। गुजराती में गुजराती और राजस्थानी में प्रमुखतः 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका रूप आता है मागधी। दूसरा इसका रूप आता है मागधी, और मागधी जो रूप है वो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी 4 भाषाओं को लेकर चलता है। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी 4 भाषाओं को लेकर चलता है, जिनमें बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये 3 बोलियां इसकी उप बोलियां हैं। तो दूसरा रूप मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी 4 प्रमुख भाषाएं आती हैं। बिहारी की उप बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। तीसरा आता है इसका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में एकमात्र भाषा पाई जाती है जिसका नाम है मराठी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में एकमात्र भाषा पाई जाती है जिसका नाम है मराठी। दूसरा है, अगला भाग है इसका अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में पाई जाने वाली प्रमुख, अर्धमागधी अपभ्रंश में प्रमुख इसका क्षेत्र रखा गया है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 भाषाएं अर्धमागधी में रखी गई। इसका अगला अपभ्रंश रूप है पैसाची। पैसाची अपभ्रंश पैसाची अपभ्रंश में 2 भाषाएं प्रमुख रखी गई, लहंदा व पंजाबी। अगला प्रश्न ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश, और ब्राचड़ अपभ्रंश की प्रमुख भाषा रखी गई सिंधी, और इसका अंतिम रूप रहा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश की भाषा है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी, और पहाड़ी में गढ़वाड़ी, नेपाली,
कुमायूनी, आदि बहुत बोलियां या भाषाएं रखी गई हैं। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं इसको कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो स्वरूप ग्रहण किया गया वो अपभ्रंश के स्वरूप के आधार पर ही ग्रहण किया गया। और जिस प्रकार अपभ्रंश में भाषाएं 7 रूपों में 7 स्वरूपों में ग्रहण की गई, वैसे ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को भी 7 रूपों में ही ग्रहण किया गया जो अपभ्रंश द्वारा प्रकट किए गए थे। और उन्हीं 7 रूपों के आधार पर पुनः भारतीय आर्य भाषाओं को या आधुनिक भाषाओं को उन्होंने 7 रूपों में विभाजित करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभाजित किया, जिनमें सोर्सेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी को रखा गया। मागधी में बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया को रखा गया। महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, पैसाकी अपभ्रंश में लहंदा पंजाबी, प्राचल अपभ्रंश में सिंधी और खस अपभ्रंश में रखी गई पहाड़ी हिंदी, जिसको कह सकते हैं गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। इन सभी भाषाओं का क्षेत्र भी भिन्न भिन्न रहा। अब भाषाओं का क्षेत्र और भाषाओं का स्वरूप जानने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए और उसकी विशेषताएं क्या थी। तो अगला बिंदु है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं, इनके विषय में सबसे प्रमुख विशेषता या प्रथम विशेषता यह है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में भाषा के वही स्वरूप थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में थे। जो रूप प्राकृत व अपभ्रंश में थे वे ही आधुनिक भाषाओं में ग्रहण की गई। समझ रहे कि जो रूप भाषा के प्राकृत और अपभ्रंश में थे वे ही आधुनिक भाषाओं में भी ग्रहण किए गए। दूसरा, इसके साथ साथ स्वर को पंजाबी में ग्रहण कर लिया गया। पंजाबी भाषा में एस स्वर को ग्रहण कर लिया गया। दूसरा, री का उच्चारण स्वर के रूप में, री का उच्चारण केवल तत्सम शब्दों तक सीमित रह गया। तत्सम शब्दों में और री जो स्वर था और इस स्वर का उच्चारण केवल तत्सम शब्दों में होने लगा या तत्सम शब्दों तक सीमित रह गया। लेकिन जब हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, बोलने की दृष्टि से देखें, तो यही री अब स्वर न रहकर इसका अलग रूप प्रस्तुत होने लगा। ये रे के रूप में बोला जाने लगा और रे के साथ ई बोलकर ये रूप री के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ एक वर्ण था, उस स्वर और व्यंजन दोनों का रूप में ये प्रस्तुत किया जाने लगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि अब इसका उच्चारण स्वर के रूप में नहीं रह गया था, ये केवल व्यंजन और स्वर दोनों के रूप में विकसित होकर सामने आया। दूसरा, ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें, ऊष्म व्यंजन लिखने की दृष्टि से तो 3 थे। क्ष, और स। ये लिखने की दृष्टि से 3 थे। किंतु इन्हीं रूपों का जब उच्चारण करता था या पाठक वर्ग जब इनका उच्चारण करता है तो इनके 2 रूप ही वह उच्चारित कर पाता है, एक रूप लुप्त हो जाता है। लिखने की दृष्टि से 3 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 2 ही रूप
जाते थे, क्योंकि इस से का उच्चारण भी इस से के साथ कर लिया जाता था। तो उदाहरण भी कह सकते हैं कि लिखने की दृष्टि से उसमें के तीनों व्यंजन या तीनों रूप प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से उसके दो ही रूपों का उच्चारण अधिकतर किया जाता था। दूसरा, विदेशी ध्वनियां। विदेशी ध्वनियां आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अनेक विदेशी भाषाओं के स्वर या व्यंजन भी अपनी भाषाओं में ग्रहण कर लिए थे, जिनमें हम अधिकतर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर मूल स्वर क, ख, ग, घ आदि थे और आदि अनेक रूप थे, किंतु विदेशी भाषाओं से हमने क, ख, ग, घ, ओ आदि रूप ग्रहण कर लिए। उच्चारण के कारण या अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग थे, अत्यधिक शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति अपने आप को परिष्कृत या शुद्ध दिखाने के लिए उन्होंने विदेशी स्वरों का, विदेशी वर्णों का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जबकि हमारे पास में भारतीय आर्य भाषाओं में व्याकरण में मूल स्वर, मूल व्यंजन विद्यमान थे, किंतु उन्होंने अपनी शिक्षा को प्रदर्शन करने के लिए विदेशी स्वरों को, उच्चारण को महत्व दिया। अगली विशेषता के रूप में इसका देखें तो जो भाषा योगात्मक थी, प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करें, प्राचीन आर्य भाषा का तात्पर्य है कि प्रारंभ में जब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का काल था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का काल था, उस वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में भाषा योगात्मक थी, योगात्मक थी, किंतु जब ये भाषा प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंची तो प्राकृत और अपभ्रंश में यही भाषा अयोगात्मक हो गई, जिसको वियोगात्मक भी कह सकते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश में अयोगात्मक, और यही अयोगात्मक भाषा आधुनिक भाषाओं में जब पहुंचती है तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में, अर्थात जिनको कह सकते हैं आधुनिक भाषा, ये आधुनिक भाषाओं में यही अयोगात्मक रूप ग्रहण किया गया। अर्थात जो कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप कैसा था? अयोगात्मक था, जिसे अयोगात्मक या वियोगात्मक भी कहा जा सकता है। अयोगात्मक और वियोगात्मक का तात्पर्य होता है कि भाषा अब संयुक्त रूप में, शब्दों का निर्माण संयुक्त रूप में न किया जाकर अब शब्दों का विग्रह किया जाने लगा था, और विग्रह किए जाने के कारण भाषा धीरे धीरे टूटती जा रही थी। नए नए शब्द, नए नए रूप भाषा में शामिल होते जा रहे थे। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। आगे कुछ विशेषताएं इसकी गौण भी रही है, और उन गौण विशेषताओं में सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता यह है कि जो रूप या कारक के आधार पर जो रूप इसके 24 हुआ करते थे, उन 24 रूपों के स्थान पर, देखिए ये 24 रूप किसमें होते थे? संस्कृत में। 24 रूप किसमें होते थे? संस्कृत में होते थे। फिर प्राकृत में यही रूप सीमित हो गए, प्राकृत में ये रूप घटकर 12 हो गए, और जब आधुनिक हिंदी तक ये पहुंचे या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक ये पहुंचे, तो आधुनिक भाषाओं तक आते आते इनकी संख्या 2, 3 या 4 तक सीमित हो गई। कुछ भाषाओं में रूप 2 माने गए हैं, कुछ भाषाओं में 3 माने गए, कुछ भाषाओं में 4 माने गए हैं। तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। तो रूप कितने हो गए? 2, 3 या 4। वचन, जो वचन वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आदि में 3 माने जाते थे, अपभ्रंश में आते आते 2 हो गए, और यही 2 रूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भी इस वचन के 2 रूप माने गए। लिंग
कितने हो गए? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जब ये सारे परिवर्तन आधुनिक भाषाओं में देखे गए, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, हालांकि इसमें प्राचीन आर्य भाषाओं से कुछ अलग विशेषताएं इस समय की भाषाओं में दिखाई देती है। तो वियोगात्मक होने के कारण, दूसरा प्राचीन संस्कृत से बिल्कुल अलगावपन होने के कारण इन भाषाओं ने विभिन्न प्रकार की पारिभाषिक शब्दावलियों को ग्रहण करने के लिए नए नए शब्दों का निर्माण किया। और उन्हीं नए नए शब्दों के कारण भारतीय आर्य भाषाएं प्राचीन तक से लेकर मध्यकालीन होती हुई जब आधुनिक तक पहुंची, तो आधुनिक तक आते आते इन भाषाओं ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए। और इन विभिन्न भाषाओं की अगर हम बात करें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करें, तो उस वर्गीकरण में पंजाबी, सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि कई रूप उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं रही, और आधुनिक आर्य भाषाओं का एक एक भाषा का वर्गीकरण हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।